कश्मीर इन दिनों चर्चा में है और कई लोग कश्मीर को लेकर अलग अलग बात कर रहे हैं। कश्मीरियत की जब भी बात आप करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद से कश्मीर और कश्मीरियत दोनों पर चोट कर रहे हैं। लेकिन जब साहित्य में आप जाएंगे, जब आप नाटक में जाएंगे, जब आप फिल्म की विधाओं में जाएंगे तो कलाकार थोड़ा सा संवेदनशील होकर इन्हीं चीज़ों को देखता है। एक पॉलिटिकल परिवेश में जो चर्चा होती है वो जब साहित्य के पास आती है तो वो उसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। वो दिमाग के जगह साथ साथ दिल का भी कनेक्शन जोड़ते हैं और उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है दिल और दिमाग का संतुलन बनाने वाली जो एक कोशिश है वो एक नाटक है पश्मीना। बहुत सारे लोगों ने इस नाटक को देखा होगा, खास करके वो लोग जो शौकीन हैं नाटकों के, उनके बीच में इस नाटक की काफ़ी चर्चा रही है। ये नाटक कश्मीर पे है और कश्मीर में एक लंबे वक्त के बाद कैसे घाव, जख्म, रिश्ता है, उसकी कहानी है। हमारे साथ आज मोहन जोशी हैं, हमारे साथ पूरी टीम है न्यूज़ कॉरिडोर्स की। हम सीधे मोहन जोशी से समझने की कोशिश करेंगे। मोहन, ये जो पूरी चर्चा चल रही है, कश्मीर को कैसे समझा जाए? ज़्यादा दिमाग से समझा जाए या ज़्यादा दिल से समझा जाए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए, समझने की जो प्रक्रिया है कश्मीर को खासकर, तो हम जब समझेंगे तो मुझे लगता है कि दिल से ही समझना होगा, क्योंकि जब इंसान और भावनाओं की बात आएगी तो हमको दिल से ही समझना होगा। राजनीति चाहे कैसे भी समझे, राजनीति वोट से समझेगी, राजनीति इस बात से समझेगी कि चुनाव कैसे जीता जाए, किस तिकड़म लगाई जाए, कैसे उनको अपने हिस्से में किया जाए, नहीं किया जाए। लेकिन जब आप कला की बात करेंगे तो संवेदना सबसे पहले आएगी, और संवेदना आएगी तो मनुष्य सबसे पहले आएगा। ये जो मनुष्य सबसे पहले आएगा, हम आपको बता दें पश्मीना जो नाटक है वो लिखा गया है मृणाल माथुर के द्वारा, और इसको द ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन एक संस्था है वो लगातार इस नाटक को कर रही है, अलग अलग हिस्सों में ले जा रही है। इसके निर्देशक जो हैं साजिदा साजी हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पास आउट हैं, और इस नाटक में आपको कई सारी लेयर्स हैं। हम पिछले दिनों शालू बात कर रहे थे, एक कश्मीर के साथी जो गए थे घूमने के लिए, लौट के आए थे, तो उन पर ही अटैक किया जाने लगा। इस नाटक में भी एक युवा है जो जाता है कश्मीर, वहाँ पर एक हुनर सीखता है। ये जो कश्मीर और बाकी हिस्सों का जो मेल जोल है, उसको लेकर कोई सवाल तुम्हारे जहन में हो तो? बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसे देखा जाता है कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि कश्मीर को बहुत बार पॉजिटिव साइड भी दिखाया जाता है और नेगेटिव साइड भी दिखाया जाता है। और अगर कश्मीर घूमने की बात आती है तो लोग अभी ही जो फ़िलहाल की जो घटना हुई है उसको लेकर कहते हैं कि अरे हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ भी तो पहाड़ है, कश्मीर में क्या रखा है, कश्मीर सुंदर होगा पर हिमाचल भी तो सुंदर है। तो क्या आपको कभी कश्मीर जाने का मौका मिला है, और वहाँ की मेहमान नवाजी, वहाँ की कश्मीरियत पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर जाने का मौका तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन कश्मीर पर काम करते हुए, कश्मीर पर इस नाटक को तैयार करते हुए बहुत सारे खासकर अभिनय प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं दिल से भी, क्योंकि अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं होता, आपको जीना पड़ता है। जब जीने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको एक कोण से नहीं देखना होता है, उसे अनेकों कोण से देखना होता है। जो नाटक भी पश्मीना है, ये भी एक, इसमें भी एक दो ध्रुव चलते हैं। हमारे यहाँ जो दोनों अति हैं उसी पर चलते हैं। एक है जो फौजी है, जो कश्मीर को एक तरीके से देखता है। एक ऐसा व्यक्ति भी है जो फौज के कारण पीड़ित है। लेकिन वो दोनों व्यक्ति कैसे एक दूसरे से मानवीय डोर से जुड़े रहते हैं, उसकी ज़रूर बात करता है। जहाँ तक आपने कहा कि शहर होता है, हम आज भी कश्मीर को सबसे खूबसूरत बोलते हैं, तो शहर ये अच्छा है ये बुरा है, ये मुझे लगता है कि फिर वही राजनीति वाली बात आ जाती है। मैं कश्मीर जाना चाहिए, और इस वक्त तो मैं कहता हूँ और जाना चाहिए, ताकि आप एक संदेश दे सकें। हमारे बीच के कई कलाकार अभी
कश्मीर जा रहे हैं, जानबूझ के जा रहे हैं ये देने के लिए कि भाई मानवीय पहल है कि हमें उन लोगों की तरफ भी देखना है और हमें लोगों के उस डर को भी भगाना है कि ये देश हमारा है, कश्मीर हमारा है। जो बात कर रहे हैं मोहन कि अतुल कुलकर्णी शायद अभी पहुंचे हुए थे और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने बातचीत की। और भी लोग हैं। हाँ, तो ये जो कलाकार की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है। भास्कर ने ये नाटक देख रखा है, भास्कर के जहन में कोई सवाल हो तो? हाँ, जब मैं आपका नाटक देख रहा था तो पश्मीना शॉल आप बेच रहे थे, आप उसके दुकान के मालिक थे, आपकी एक बेटी थी और एक बेटा था जो शायद ख्वाबों में था, आपके विचारों में था, और उसकी हत्या भी आतंकियों ने की, और वहाँ जो खरीदने आए थे शॉल, उसकी हत्या भी आतंकियों ने की थी, और वो शॉल आपने फ्री में दे दी थी उसको जी। तो ये जो भावनाएं हैं, इसको हिंदुस्तान से कैसे जोड़ते हैं, मतलब हिंदुस्तान के आम नागरिकों के दिल से कैसे जोड़ते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मैं वही जो जिस समय इस नाटक के बनने की प्रक्रिया चल रही थी, तो मृणाल से, साजिदा से, और जो एक और हमारे साथी कलाकार हैं जॉय, उनसे बात हो रही थी, तो हमें ये बार बार आ रहा था कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको देखना है कि एक मानवीयता है। मानवीय वो भी है जो जिसका बच्चा मारा गया है वहीं पर, और एक मानवीय वो भी है जिसका बच्चा गलती से मारा गया है किसी फौजी की गोली से। तो उन दोनों को यदि कोई एक चीज़ जोड़ती है तो वो एक किसी के बच्चे के जाने का दुख, ममता जोड़ती है, प्रेम जोड़ती है, सौहार्द जोड़ती है। यही एक ऐसी डोर है। पश्मीना इसीलिए बहुत मुलायम और पतली डोर है जिसको जोड़ा जा सकता है, जो पतली है लेकिन बुरे वक्त में जब बहुत सारा दुख हो, बहुत सारी घृणा हो, कि जब ठंड हो, तो उसको रोकने के लिए पश्मीना जैसी मुलायम मानवता जैसी चीज़ चलती, इसीलिए इसको बहुत उपयुक्त है। पश्मीना जो इसका शीर्षक है वो भी बहुत उपयुक्त है। ये शालिनी, आपका कोई सवाल मोहन से? मोहन जी, क्योंकि आपने थिएटर किया, इस शो को किया है, तो आपने इसमें जो भी अपना किरदार निभाया होगा उसको आपने पूरी तरीके से जिया होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि इस शो का नाम पश्मीना ही क्यों रखा गया? क्यों ये दिमाग में कैसे आया आपके? क्योंकि इस टाइम जो हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कश्मीर में। दूसरी चीज़, कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई, जैसा कि शालू आपने बताया कि हिमाचल और इस जगह से, पहाड़ी इलाकों पे से कई ऐसे लोगों को जो कि शॉल वगैरह बेच रहे हैं या पश्मीना शॉल बेच रहे हैं या किसी भी तरीके के, बड़े शहरों में भी वो लोग आते हैं कश्मीर से यहाँ, तो उनको भगा दिया जा रहा है। तो मेरा दो सवाल इसमें मिक्स है कि पहली बात, पश्मीना ही क्यों? वैसे तो जो इनके लेखक हैं मृणाल माथुर, उसने पश्मीना रख दिया था, लेकिन जब आप नाटक करते हैं तो जो ज़्यादातर किरदार होते हैं वो अपने कैरेक्टराइजेशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन बिंदुओं को भी छूने की कोशिश करते हैं कि जहाँ जो आपसे अपेक्षा की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि मुझे नहीं पता कि जो आदमी पश्मीना बेच रहा है उसका कोई धर्म होता है कि नहीं, या जो बचा रहा है उसका कोई आदमी, इसलिए बचाते वक्त जिस समय दोनों तरफ की आपने बात सुनी होगी, एक जना धर्म पूछ के मार रहा है, वो बहुत सुनियोजित है। जो बचाने वाला है वो सिर्फ ये देख रहा है कि इस आदमी को बचाना है, तब वो ये नहीं देख रहा है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि हिंदू है। तो हमें हमेशा से ही, मैं उस नाटक में भी हम यही बात कह रहे हैं, इस नाटक में भी हम यही बात कह रहे हैं कि ये आपकी चॉइस है, आपको चुनना क्या है, आपको नफरत चुननी है कि मोहब्बत चुननी है। और ये जीवन में हमेशा आपके पास ये चॉइसेस आती रहेंगी जहाँ आपको प्रेम और दुश्मनी के बीच चुननी पड़ती है। ये आम जनजीवन में भी है ना। आपका एक दोस्त है, उसने आपको कुछ कह दिया, वो आपको बात बुरी लग गई, तो आप उसको कैसे देखना चाहेंगे? उसकी सारी अच्छाई में देखना चाहेंगे या उस एक पक्ष में देखना चाहेंगे? तो हमारे पास वही हमको बनाती है। बाकी लोग कैसे बनाती है पता नहीं, हमको बनाती है। जहाँ जब नफरत आती है तो उसके असर बहुत गहरे आप पर पड़ते हैं, दूसरे पे पड़े ना पड़े, आप पे बहुत गहरे असर पड़ते हैं। फिर आपके देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, एनर्जी, ये सारी बातें हमारे यहाँ अक्सर चलती रहती हैं। तो जब एक सामाजिक जीवन में इतना तनाव, इतना वैमनस्य पहले से ही है, तो मुझे लगता है कि इससे एक संदेश ये लेकर प्रेम का संदेश देना ज़्यादा, मलहम की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि उन पर और जख्म छिड़क कर अलग करने की ज़रूरत है। एक वो जो नाटक है पश्मीना, आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, एक कपल है जो
पश्मीना की दुकान पे जाकर वो उसकी बार्गेनिंग करता है, कारोबार, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में जब आप में हिंसा होती है तो कारोबार चला जाता है, लेकिन एक मोहब्बत का कारोबार भी साथ साथ चलता है। सिर्फ कारोबार नहीं चलता है, किसी पर्यटक का स्थल पे सिर्फ कारोबार नहीं चलता है, एक मोहब्बत का कारोबार भी चलता है, जिसकी वजह से लोग बार बार आतिथ्य, जब हम कहते हैं कि गेस्ट हमारा जो है अतिथि देवो भव, जब हम कहते हैं, जब हमारी सरकार कैंपेन चलाती है तो उसका मकसद यही होता है कि जो व्यक्ति आए वो अपनापन महसूस करे उस इलाके में। शालिनी वक्ता। सर देखिए, मेरा सवाल सीधा सीधा इस बात को ही लेकर है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें चुनाव करना होता है, या तो मोहब्बत का चुनाव करना है या फिर नफ़रत का चुनाव करना है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस रास्ते चलना है। थिएटर से हैं आप, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि एक्टिंग का जो कीड़ा है वो कहीं ना कहीं मुझ में भी था, तो वो मेरे अंदर भी है, लेकिन आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जब आप किसी किरदार को करते हैं या किसी किरदार के अंदर अंदर तक रमने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। जब आप पश्मीना के किरदार को कर रहे थे तो उस वक्त पश्मीना के बारे में जिस तरह से आपको नरेशन दिया गया होगा, तो कश्मीर की चीज़ें आई होंगी, कश्मीर को लेकर बातचीत की गई होगी, तो आपके जहन में उस वक्त किस तरह का कश्मीर उभर कर सामने आया? क्योंकि आपने अभी बताया आप कभी कश्मीर गए नहीं थे, आपने कश्मीर को उतना करीब से जाना नहीं था, वहाँ के लोगों से आप परिचित नहीं थे, तो इस कैरेक्टर को अपने अंदर उतारने में किस तरह से आपने काम किया, और क्या लगता है किस तरह का कश्मीर आपको समझ में आया बिना वहाँ पर जाए? कई बार नाटक से नाटक के बीच अंतर होता है। कई जगह आपको कश्मीर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई बार कश्मीर और कश्मीर का रहता हुआ दर्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तब कश्मीर, चाहे आप पहलगाम में सेट कर लीजिए, चाहे कहीं और कर लीजिए, चाहे श्रीनगर में कर लीजिए, चाहे आप कारगिल में कर लीजिए, उस बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग ये था कि एक ऐसे व्यक्ति का किरदार था जिसने अपना बेटा खो दिया है। ना तो मैं उस उम्र में था कि मैं एक जवान बेटा खो सकूं, ना मेरे पास वो कोई दुख या वो था उसको। और जो आपका बेटा या बेटी, जो भी किरदार आपको कर रहे होते हैं, उनके साथ उस तरीके का रिश्ता बनाना और उसको खोजना, किसी के जाने के गम को खोजना, और बेवजह किसी निर्दोष आदमी की जान चली जाती है किसी कारणों से, उस दर्द को समझना में बहुत चैलेंजिंग रहता है। अब अभी भी कभी आप नाटक करते हैं और किसी दिन उसके 2 शो हो गए और आप दिल से कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उस समय उसमें रहना। कई बार नाटक करते वक्त भी कई लोग बहुत अच्छा कर, मेरे साथ ये होता है कि नाटक ख़त्म होने के बाद भी भावनाएं को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब कर्टन कॉल होता है, जब बातचीत होती है, तो कई बार आँख से आंसू नहीं निकल रहे होते, रुकते ही नहीं हैं। तो मानवीय संबंधों को समझना होता है, क्योंकि वातावरण भी आपको उस मानवीय संबंधों के बीच ही लेकर जाता है। आप कश्मीर के अलग अलग जगहों से नहीं जुड़ते हैं, आप मानवीय संबंधों से जुड़ते हैं। नाटक भी वही है। अगर संवेदनाओं के अभाव है तो वो नाटक वैसे ही है जैसे केवल शरीर है, उसमें आत्मा नहीं है। बाकी तो कश्मीर बुनना, कश्मीर बनाना एक अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ, इस नाटक को किसी भी जगह, इस नाटक को मणिपुर में रख दीजिए तो भी उतना ही बड़ा सच निकल कर आएगा कि किसी ने अपना बच्चा खो दिया है, किसी का बच्चा खो गया, किसी का बच्चा को किसी मिलिटेंट ने मार दिया, उग्रवादी ने मार दिया, आतंकवादी ने मार दिया, किसी ने अपना बच्चा वैसे ही खो दिया है। तो वो दर्द तो वैसे ही रहना है, आप उसको सेट कहीं पे भी कर लीजिए। एक चीज़ मोहन ने बहुत अच्छी कही कि व्यक्ति मारा जाए किसी आर्मी की गोली से और व्यक्ति मारा जाए किसी मिलिटेंट की गोली से। माता पिता जो हैं, जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, बनाया है, कोई माता पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा आतंकी बन जाए। कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जिसके बाद मैं उसे देख ही ना सकूं। तो ये जो दर्द है, ये कश्मीर का दर्द है। और उसी कश्मीर में वो लोग भी हैं जो सालों से किसी न किसी ब्रेन वॉश का शिकार होते हैं, किसी न किसी ऐसी साजिश का शिकार होते हैं जो उनको इस तरह का प्रलोभन देती है। कई बार दहशत में करना पड़ता है, कई बार उनको इस तरह से भर दिया जाता है कि नहीं आप प्रताड़ित हैं, और इस तरह से। तो वो सब यही चाहते हैं कि हम सब इससे निकलें और एक अमन
वाला कश्मीर बनाएं। शैलेंद्र जी हमारे सबसे सीनियर साथी हैं। शैलेंद्र जी साहित्य में, रंगकर्म में अच्छी रुचि रखते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ये जो एक सवाल उठता है कि कश्मीर को मत जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, तो ये जो जगह लोकेशन चेंज करने से क्या सवाल चेंज होंगे? मुझे लगता है थोड़ा चेंज होगा। अभी आपने बात की है कि बरगला दिया जाता है। मुझे क्यों नहीं बरगलाता कोई? आपको क्यों नहीं बरगलाता? बिहार के युवकों को क्यों नहीं बरगलाता? यूपी के युवक क्यों नहीं बरगलाते हैं? कश्मीर ही क्यों बरगलाता है? मैं नैरेटिव में अक्सर सुनता हूँ कश्मीरियत की बात। क्या है कश्मीरियत? मेरी समझ में नहीं आया। कश्मीरियत को लोग सीधे जोड़ देते हैं, आपसी सौहार्द प्रेम से जोड़ देते हैं। पंडित वहाँ से निकले, कितनी पब्लिक रैलियाँ हुई उनको वापस बसाने के लिए, कितने रंगकर्मी जा कर के वहाँ नुक्कड़ नाटक किया उन्होंने कि भाई बचाओ इसको, वापस लाओ, जिनके घर बार खदेड़ दिए, रेप करके मार के काट के फेंक दिया गया जिनको। क्या है कश्मीरियत? मेरी आज तक समझ में नहीं आई। कश्मीरियत ये तो बड़ा मतलब कि एक किस्म के फैंटेसी जैसी चीज़ है जो सेलेबल है बहुत ज़्यादा, तो हम कश्मीरियत रट रहे हैं। कश्मीरियत है क्या? आज तक इतने लोग, अच्छा पुलिस जो गोली चलाती है, आतंकवादी के मरने में और आम आदमी के मरने में फ़र्क है। आतंकवादी जो काम कर रहा है उसके लिए उसे मरना पड़ रहा है, आम आदमी को क्यों मरना पड़ रहा है? कौन मार रहा है इसको? आज हम कह रहे हैं कि इतनी बात उठ रही है, इसलिए एक बात साथ साथ उठ रही है कि पेट पे लात पड़ गया। असल कंसर्न ये है, कश्मीरियत का डिफिनीशन अभी के समय मुझे यही समझ में आता है कि आज इतनी बात इसलिए हो रही है कि पेट पे लात पड़ रही है। लेकिन कश्मीरियत दिखता कहाँ से है? मैंने जब से होश संभाला, मतलब बड़ा हुआ जब से, 90s के बाद से कश्मीरियत तो कहीं दिखा नहीं है। कश्मीरियत का मतलब मुझे यही समझ में आता है कि मारो, काटो, बम फोड़ो, ये करो, हिंदुओं को भगाओ। हम किस कश्मीरियत की बात कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाया अब तक। आप बरगलाने की बात कह रहे हैं। अरे कौन बरगलाता है किसको आज के समय में? कोई बरगलाता है क्या? मुझे नहीं बरगला सकता, इसमें से किसी को बरगला सकता है क्या कोई? फिर पूरी के पूरी स्टेट कैसे बरगला गई है? सवाल है ये। कश्मीरियत को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। कश्मीरियत को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। बहुत लोग इंसानियत को रीडिफाइन करने की भी बात करते हैं, क्योंकि जब एक तरह का कट्टरिज्म जब बढ़ता है तो उसके पैरेलल एक तरह का कट्टरिज्म आता है, और इस समय बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जब गांधी 1948 में जब पूरे हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ रहा था, तब वो चले गए, नोआखाली चले गए, वहाँ पर प्रेम की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं हिंसा। उस समय भी बहुत विरोध हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि बेहतर जवाब मोहन से ही लेते हैं। जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि कश्मीरियत कोई चीज़ नहीं है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मतलब वो जो बात कह रहे हैं, वो एक पक्ष की बात कह रहे हैं, वो मैं मानता हूँ कि जो हुआ है उससे आप नहीं नकार सकते। लेकिन मुझे लग रहा है सच कहीं बीच में है। ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ लोगों को इसलिए बचा रहा है या दूसरा पक्ष इसीलिए बचा रहा है कि उसके पेट पे लात पड़ रही है। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में अगर हमें कहीं है तो वो कहीं मध्य मार्ग है, जहाँ बीच का कोई रास्ता है, जहाँ हमें देखना होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे नाटक से जुड़ा हूँ। मैं बता सकता हूँ कि उसके बाद भी बहुत सारे नुक्कड़ नाटक हुए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर कश्मीरी पंडितों को लेकर बहुत सारे काम हुए। फिल्म बनी जिसको बहुत अच्छी कलेक्शन मिली, बहुत पैसे मिले। ऐसा नहीं है कि उन पर बात नहीं की गई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्हें दोबारा बसाने की कोशिश की गई, नहीं की गई। उसमें हमारे बहुत सारे हमारे गुरु और काफ़ी हद तक पशुपति जी के गुरु बंसी कौल जी, उनके लिखे हुए लेख है किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। लेकिन बात ये है कि अंततः बात हमको जब समाधान चाहिए दो अतियों के बीच में, तो हम कहाँ जाएंगे? वो समाधान कहाँ होगा? मैं ये कह रहा हूँ वो समाधान मेरे को लग रहा है अभी भी शांति, सौहार्द और भाईचारे में ही है। वो मध्य मार्ग है। क्योंकि कहीं अब जो कश्मीर में जिन लोगों, अब ये भी सवाल है कि अगर कश्मीर में लोकल लोगों की बिना सहमति से वो नहीं हो सकता था, तो वहाँ का इंटेल भी देने वाले लोकल लोग हैं। तो इसका मतलब वो दोनों अतियाँ वहाँ मौजूद हैं। सच कहीं बीच में है, कहीं एक अति में नहीं है, ये मेरा मानना है। शैलेंद्र जी का थॉट प्रोसेस और चल रहा है, उनका गर्दन बता रही है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सच तो हम तलाश हैं, सच बीच में है, प्रेम, शांति, सौहार्द, इसका कोई विकल्प नहीं है और जीवन जीने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तलाश एक तरफा नहीं हो सकती है। ये तलाश एक तरफा नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम शांति की तलाश में भटकते रहें और गर्दन हमारा कटता रहे, ये नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं कि भाई लोकल लोगों को टूरिस्ट चाहिए और जो कश्मीरी विस्थापित हुए हैं वो नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए वो? अगर इसी प्रेम सौहार्द की बात है तो जो पंडितों को विस्थापित किया है आपने, उनको भी लाइए ना, बसाइए ना। आप कहिए ना, 50 ग्रुप खड़ा हो जाए, कहे कि भाई हाँ भाई हमने ज़मीन लिया है, हमारे बगल में हम बसाते हैं उनको, आइए हम स्वागत करते हैं आपको। उनका स्वागत नहीं करेंगे, टूरिस्ट का स्वागत करेंगे। क्यों? टूरिस्ट से पैसा आता है, दूसरी कोई वजह नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, नाटक की बात अलग है, बौद्धिक अय्यासी अलग चीज़ है, ठीक है ना। मंचों पर बैठ के, टीवी पर बैठ के बौद्धिक अय्यासी ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो कितना व्यवहारिक उसका पक्ष आप है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या किया जाएगा? फौज की गोली नहीं चलेगी तो क्या होगा? कटते रहेंगे लोग, मरते रहेंगे लोग। हम कह रहे हैं आतंकवादी क्राइम करके कहाँ छुपता है, क्यों नहीं लोग बताते उसको? एक चीज़, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा होता तो पुलिस और उस एजेंसियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सब लोग इतना स्मूथ हो जाएं, कोई हम ही लोग अपराधियों को पकड़ लें, हम ही लोग आतंकवादियों को पकड़ लें, हम ही लोग नक्सलियों को पकड़ लें, हम ही लोग, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जब मुंबई में माफिया काम करता है तो उससे ऑर्गेनाइज्ड पुलिस ही लड़ सकती है, उससे कॉमन पीपल नहीं लड़ सकता। मैंने तो देखा है, देखिए, जहाँ भी अपराधों की अति होती है वहाँ कॉमन मैन आके किसी फाइटर्स जैसा, फिल्मों में होता होगा, रॉबिन हुड जैसा कोई व्यक्ति और लड़ गया, अमिताभ बच्चन। लेकिन मैं आपको फिर दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है आम आदमी के बस का क्या है, आम आदमी क्या कर सकता है, आम आदमी की इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड, मैं सिंगल व्यक्ति, जब व्यक्ति से व्यक्ति करता है तब अलग बात है, लेकिन अगर मेरे पास सामने एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो 20, 25, 50 की टोली में हैं, मुझे नहीं लगता कि जब चंबल अपना आबाद हो रहा था तो कोई बिना पुलिस प्रशासन के और बिना किसी बड़े ऑपरेशंस के आम लोगों की बदौलत ख़त्म नहीं हो पाया वो। तो लीडरशिप चाहिए होती है। बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में उसको उस तरह से किया। जब पंजाब में आतंकवाद बढ़ा तो केवल लोकल लोगों की वजह से ख़त्म नहीं हुआ, ऑर्गेनाइज्ड आपने एक सिस्टम चलाया। प्लस सेकंड आता है कि आप पब्लिक मानस तैयार करते हैं और फिर वो दोनों कंबाइंड होके फिर कोई रिजल्ट आता है। ऐसा मेरा सोचना है, मेरा मानना है। तो ये जो कश्मीर, हम फिर गलती करते हैं जब हम सारे के सारे लोगों को एक ही नज़र से देखते हैं। वो आपका आक्रोश अपनी जगह सही है। मान लीजिए जब किसी बड़े स्केल पे की हिंसा होती है तो एक आवेग आता है, आप भावनाओं का आवेग आता है, उसमें आपको लगता है कि जितने लोग हैं सब वैसे ही हैं। लेकिन सेग्रीगेट करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, जो कि कौन रियली आतंकवाद के साथ खड़ा है, कौन वो है जो गोली बंदूक लेके आप पर हमला कर रहा है, और कौन ये है जो ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। शालिनी, ये देखिए सर, जो कश्मीर के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ से उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, जो लोकल लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कुछ भी इस तरीके की चीज़ हो जिससे उनके रोज़गार पे फ़र्क पड़े या उनके पर्यटन पे फ़र्क पड़े। क्योंकि कश्मीर की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ये है कि वो स्वर्ग की तरह माना जाता है, वहाँ पे आपके कला हो गई या आपके कपड़े या बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ की फेमस, जिस वजह से लोग वहाँ आते हैं पर्यटन के तौर पर। लेकिन जैसे कि आपका जो शो है पश्मीना जो है, मैंने
NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भारंगम होता है, एक फिल्म फेस्टिवल हमेशा हर फरवरी में होता है, उसको मैंने कवर किया है पर्सनली। तो वहाँ पे कई सारे थिएटर शोज़ भी मैंने देखे, जैसे कि आपके LTG, कमानी या श्री राम ऑडिटोरियम, इन सब में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो शो है ये, इसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है अभी तक, और लोगों का इस पर क्या कुछ राय है? देखिए, अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और बहुत सारी जगह फेस्टिवल में हम करके आ चुके हैं। ये भावनात्मक कहानी ज़्यादा है, राजनीतिक कहानी से ज़्यादा भावनात्मक कहानी ज़्यादा है। और इस नाटक में हर पक्ष, मैं तो अगली बार जब होगा तो आप सबको आमंत्रित करूँगा, उसमें हर पक्ष के लोग, हर तरह के लोग आके इस बात को मानते हैं, क्योंकि उसमें जिस बात सर कह रहे हैं, उस पक्ष का को भी उस पक्ष का भी एक परिवार है जिसके बेटे को मार दिया गया था, और वो आज तक उसी माँ और वो बाप अभी भी उसी चीज़ में जूझ रही है। और उसके बाद ये सवाल आकर यहीं आकर रुकता ही है कि अक्सर मैं सर की भी जो सर ही बात कह रहे थे, मैं कह रहा था ना कि एक अति नहीं है, मैं इसलिए मध्य मार्ग कह रहा हूँ कि इन अतियों को भी छोड़ना होगा, और जो एक तरीके से जिनका कोई कसूर नहीं है उनको भी छोड़ना होगा। एक जैसी चीज़, एक रंग सब पर डाल देना और दूसरा रंग सब पर डाल देना, ये ठीक नहीं है हमारे समाज में, क्योंकि फिर बहुत सारे विभाजन है हमारे समाज में। हमारे यहाँ जातियों का विभाजन बहुत सारा है, हमारे यहाँ व्यक्ति का विभाजन बहुत सारा है। फिर उसके बाद आप जाएंगे जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, नक्सल की भी दिक्कतें हैं। तो हम किस किस तरीके से कैसे देखेंगे, ये सवाल भी है, मुझे लग रहा है। अब हो सकता है कि सर सही कह रहे हो कि हम कलाकार हैं, हम शायद भावनाओं की बात कर रहे हैं, संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, हम एसी रूम में बैठे हैं। हम बिल्कुल सहमत हूँ, हम एसी रूम में बैठे हैं, लेकिन कहीं पे बैठे हैं, कम से कम मानवीयता की तो बात कर लें हम। मेरा एक सवाल आपसे और है ये कि साजिदा, क्योंकि वो जिन्होंने निर्देशन किया आपके शो का, और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही निकली हैं पढ़ के, पूर्व छात्रा रही हैं वहाँ की, तो उन्होंने कैसे इस शो को, इसका निर्देशन करना उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा, या क्या क्या चुनौतियाँ उनको इस शो के टाइम पे देखने को मिली है? क्योंकि पश्मीना, कश्मीर से रिलेटेड एक ये चीज़ आ जाती है माइंड सेट में, हम सुनते हैं तो सीधा हमारे दिमाग में कश्मीर आता है। तो उन्होंने इसके निर्देशन को कैसे देखा? देखिए, सवाल वही है, साजिदा एक मुस्लिम परिवार से आती हैं। अब हम तो ये भी देख रहे हैं कि साजिदा ने एक और नाटक किया, दो जग करके। पूरा नाटक जिसकी आप बात करते भारत रंग महोत्सव की, हमने भारत रंग महोत्सव पटना की ओपनिंग की इस नाटक से, जो पूरा इस्लामिक कट्टरवाद के ऊपर था। पूरा नाटक मैंने भी उसमें एक छोटा सा रोल किया था, वही कर रहे थे। लेकिन अभी एक हाल फिलहाल की मैं आपको घटना बताता हूँ कि हम करीब 2 महीने पहले कोई एक नाटक कर रहे थे, जिसकी पब्लिसिटी के लिए हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं, तो अलग अलग ऑडिटोरियम, श्री राम सेंटर, इसमें गए थे। किसी एक को बोला गया कि हम एक नया नाटक कर रहे हैं जो मेरा लिखा हुआ था। उन्होंने देखा, उसने कहा अच्छा ये तो साजिदा, हम नहीं आएंगे इस नाटक में, बिना ये जाने कि ये नाटक इस तरह। बोला क्यों? क्योंकि ये तो एक मुस्लिम लड़की का डायरेक्शन है। जबकि हमारे यहाँ आज भी नाटकों में जाति धर्म से कोई संबंध नहीं है। कोई रोल करते वक्त भी ये नहीं सोचता है, ना वो डायरेक्शन करते वक्त सोचता है, ना वो बात करते वक्त सोचता है कि ये मैं इसको दूं या ना दूं, क्योंकि ये किसी एक विशेष धर्म से आता है। मैं किस धर्म से आ रहा हूँ, मैं किस जाति से आ रहा हूँ, ये सोचकर मैं नाटक करता या ये चयन इस आधार पर कभी नहीं होता है। नाटक, हमें लगता है कि ये नाटक कहा जाना चाहिए, इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता कि अच्छा इसको लें नहीं लें। फिर तो वही बात हो गई जो हम अभी तक बहस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि आप अपना जाति धर्म, आप आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं, और आपका बौद्धिक जातिवाद भी आप छोड़ के आइए कि मैं बहुत जानता हूँ और ये कम जानता है, वो भी आप जब घुसते हैं तो वहाँ छोड़ के आ जाइए। क्योंकि हमने ऐसे भी नाटक किए हैं कि प्रोफेसर भी हैं और बच्चे भी हैं, एक ही ग्रुप में नाटक में काम कर रहे हैं। और जब प्रोफेसर पहली बार आते हैं तो उनसे बोला जाता है कि पहले आप झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि जब प्रोफेसर आके झाड़ू लगाते हैं तो तब तक वो सब एक बराबर हो जाते हैं, तब किसी भी तरीके के आपके ख्याल वो सब एक जगह ख़त्म हो जाते हैं। शैलेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी कल्प्रिट है, ये नहीं कह रहा मैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक सामूहिक चेतना जो हमारे सामने आना चाहिए वो बहुत मायने रखते हैं। पंजाब में आतंकवाद सिर्फ पुलिस से ख़त्म नहीं हुआ, पंजाब में आतंकवाद तब ख़त्म हुआ जब लोग ऊब गए उससे,
जब घर घर से आतंकवादी निकलने लगा तो लोगों ने तय किया कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे आतंकवाद को। उस दिन आतंकवाद खत्म हो गया। किसी भी समाज में जब ये चेतना आ जाती है तो आतंकवाद या किसी तरह का क्राइम नहीं टिकता। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हमने देखा है, पब्लिक सपोर्ट है तब तक सर्वाइव करते हैं, पब्लिक सपोर्ट ख़त्म, निपट जाते हैं वो। तो ये सामाजिक चेतना बड़ी ज़रूरत है, मैं ये बात कह रहा था। तो सामाजिक चेतना में जब हम सबको बराबरी की बात नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि कश्मीर में इस चीज़ की कमी है। कश्मीर में जो सामूहिक चेतना होनी चाहिए वो चेतना नहीं है। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है कि भाई जो लोग अपना घर बार जिनको खदेरा आपने, उनको आप बसने देने को तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं है तैयार आप? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब कोई तलाशने की कोशिश नहीं करता। भास्कर, चैलेंज की सारी बातों से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 87 में वहाँ पे चुनाव हुए जिसमें धांधली हुई, तब ये कांग्रेस का शासन था, और उस धांधली के बाद वहाँ उग्रवाद का जन्म होता है, आतंकवाद का जन्म होता है। और जब किसी जगह को टारगेट करके एक उद्देश्य के लिए हथियाया जाता है तो उसके जहन में वो चीज़ भर दी जाती है। तो कश्मीर में यही हुआ। कश्मीर में उन लोगों के जहन में भरा गया कि आप पाकिस्तानी हो, आपको इस धर्म की पूजा करनी है, इस धर्म का झंडा बुलंद करना है, आप एक अलग एंटिटी हो। अभी तक लड़ाई जो है कश्मीर से भारत की वो ये है कि भारत बोलता है कश्मीर हमारा हिस्सा है और कश्मीर बोलता है कि हम अलग राज्य हैं। ये लड़ाई वहाँ पे अलगाववाद ने पनपाई। मोदी सरकार आने के पहले से लेकर तक अलगाववादी संगठन वहाँ एक्टिव थे, जिन्होंने वो जहन में भरा और उनको भरने दिया हमारी सरकारों ने। तो इसमें जो दुश्मन बने वो कश्मीरी नागरिक कैसे बन सकते हैं? अगर वो एक सियासी केंद्र बनाया गया पाकिस्तान के लिए कश्मीर अपनी सियासत चमकाने के लिए, हिंदुस्तान में कश्मीर अपनी सियासत चमकाने के लिए, तो वहाँ के लोग तो इस्तेमाल हुए, उनके जहन में वो चीज़ें भरी गईं। अब मोदी सरकार आने के बाद 370 आने के हटने के बाद से वो चीज़ें बदल रही थी। उनको दिख रहा है कि डेवलपमेंट आ रहा था, विकास हो रहा है। तो वो अब कोई मान लीजिए, सिंपल से एक उदाहरण देता हूँ कि एक घर में आतंकी ने 50,000 रुपये दिए और उसके बेटे को आतंकी बना दिया, उसका बेटा मर गया। उसी घर में 25,000 रुपये टूरिज्म से आ रहे हैं और वो अपने घर में खुश है, मस्त है और उसका बेटा भी सुरक्षित है। तो वो किस रास्ते को चुनेगा? तो आज कश्मीर वो रास्ता चुनने के लिए तैयार हो रहा था। उस रास्ते पर कश्मीर चलना शुरू कर चुका था और यही आतंकी नहीं चाहते थे, इसीलिए ये हमला हुआ और इस तरह की बातें हुई। एक छोटा सा रिवर्ट है मेरा। देखिए, इन्होंने कहा कि 87 में चुनाव में धांधली हुई तो आतंकवाद पर, ये अत्यधिक सरलीकरण है। इसकी जड़ें ये नहीं है कि 87 में धांधली हुआ, वो पूरा कैंपेन है उसके लिए। जब से भारत की आज़ादी हुई उसके बाद से वो दारुसलाम बनाने की और कश्मीर करने, वो बड़ा कैंपेन है, उस बहस में अभी नहीं भरेंगे। लेकिन चुनाव में धांधली की वजह से कश्मीर में आतंकवाद नहीं पनपा है। आतंकवाद की जड़ें कहीं और है। और ये जो बोला मैंने कि विकास की ओर जा रहा है कश्मीर, नहीं, इसमें कोई शक नहीं, विकास की ओर जा रहा है। उसी को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। मैं कह रहा हूँ इस बात में जिम्मेदार कैसे होंगे? नहीं, कश्मीरी जिम्मेदार इसलिए हैं कि आप कश्मीरियत शब्द पे सवाल उठाया। हाँ, कश्मीर जहन में भरा गया है वो नहीं, वो क्यों तो टारगेट कितनी बने भाई, ना। कितनी पीढ़ियों के जहन से नहीं निकलेगा भाई। जहन में मैं फिर कह रहा हूँ, आपके चीज़ जहन में मैं भरने की इस समय से तो अगले 5 साल तक कोशिश करूंगा, नहीं आपके जहन में भरेगा। एक चीज, ये जो डिबेट है, यही खूबसूरती है। शालू पहली बार बोली थी और फिर आखिरी बार तो उनको सुनना बनता है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स लोगों की आदत होती है कि भाई अब बच्चों को मौका नहीं देते। ये जो है हिंदुस्तान, हमारे जो न्यूज़ कॉरिडोर्स है उसमें सबके लिए कॉरिडोर खुले हुए हैं। शालू जी, आप बोलिए कुछ। बिल्कुल, मेरा सवाल आपके नाटक से, पश्मीना से ही है कि आपने जो रोल निभाया उसमें सबसे फेवरेट जो पार्ट होगा आपका वो कौन सा है? और जैसे कि आप कश्मीर से नहीं हैं तो कुछ लैंग्वेज, कुछ टच तो आप लाए होंगे, तो कुछ आप बोल के एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, उसमें कुछ तो काम किया है, लेकिन मज़ेदार तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत दुखदाई कैरेक्टर था वो। लेकिन चैलेंजिंग ये रहता था कि देखिए, नाटक में क्या होता है कि आप कई बार एक ही सिचुएशन को बार बार जीते हैं। अगर आप किसी दुख को बहुत बार जीने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम भी होने लगता है। तो हर बार आप जब मंचन करने जाते हैं तो
अब आपने कोई चीज़ नई चीज़ देखी, आप किसी बात से व्यथित हुए, तो उसको आप एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसका इम्पैक्ट भी कम होने लगता है। तो कहीं जब नाटक कर रहे हो तो आपको हमेशा ये डर हमेशा ही रहता है कि आपके अंदर जो ईमानदारी है, उस ईमानदारी से वो निकलना चाहिए, वो एक्टिंग नहीं होना चाहिए, जीना चाहिए। और आपको हर बार उतने असरदार तरीके से होगा नहीं होगा, ये ज़रूर एक चैलेंज है। रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संवाद भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उसके लिए एक तरीके के सेंस में आना पड़ता है, अगल बगल से उससे। कश्मीर की कुछ हल्की हल्की झलकियाँ दे दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कश्मीरियत और कश्मीरी भाषा को जोड़ने से कई बार वो दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत जो था वो सीखा, ज़रूर सीखा। एक मेरा और सवाल है कि जैसे सर नॉर्मल सवाल है, कॉमन, कि बोला जाता है हमेशा कि जो थिएटर के लोग होते हैं उनको और जो एक्टिंग स्कूल से सीख के आते हैं उनको हमेशा अलग रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जबकि एक्टिंग तो दोनों नाटक ही कर रहे हैं, दोनों किरदार ही निभा रहे हैं, लेकिन थिएटर के लोगों को थोड़ा ज़्यादा, हमने फिल्मों में भी देखा है कि अरे ये तो थिएटर का आर्टिस्ट है, एक आर्ट होगा इसमें, ये तो एक्टिंग स्कूल से सीखा हुआ बंदा है, ऐसे मतलब ये किया जाता है दोनों में। इसके कहने का मतलब ये है कि थिएटर और क्या फिल्म एक्टिंग। हाँ, नहीं, मुझे लगता है बस उसमें एक ही चीज़ है कि जब हम नाटक कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसकी फाउंडेशन पे ज़रूर जाते हैं। जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि 1-1.5 महीने की प्रोसेस होती है नाटक को सीखने का प्रक्रिया होती है। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वो 3 साल का डिप्लोमा चलाता है नाटक को सीखने के लिए, 3 साल का डिप्लोमा, क्योंकि अलग अलग तरीके की विधाएं हैं, बहुत सारी पाश्चात्य विधाएं भी हैं, हिंदुस्तानी विधाएं भी हैं, नाट्य शास्त्र है, पूरा एक शास्त्र है। थोड़ा सा थिएटर में ये होता है कि हम फाउंडेशन पे काम करते हैं। जैसे आप अगर आपने कोई क्लासिकल डांस सीखा हुआ है तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी डांस फॉर्म सीखना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाती है रिदम में, इसमें। वैसे ही जो नाटक कर आते हैं तो उन्होंने बहुत काम किया होता है, बहुत 1-1.5 महीने 2 महीने के प्रैक्टिस, 1.5 महीने एक नाटक को कैसे उतारा जाए, कैसे किया जाए। फिल्म बनाना आसान नहीं है, नाटक आप बार बार करते हो तो हर बार आप एक नए चैलेंज से करते हो, तो धीरे 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 आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत बनती है। राधा दिन की आप सीधा फिल्म में गए और आप फिल्म के उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और फिर आप एक्टिंग करने लग गए। थोड़ा सा नए नए फॉर्म से एक्टिंग को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन को कैसे अप्रोच किया जाता है, उसको ज़्यादा काम होता है। फिल्म चूँकि बहुत महंगी विधा है, अब आप वहाँ अप्रोच की बात कर लेंगे, सुबह से शाम तक अगर आप एक चीज़ की रिहर्सल करने लग जाएंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो फाउंडेशन आप नाटक से बना के लाते हैं तो बेहतर तरीके के एक्टर निकलते हैं। एक वक्ता को एक मौका देना चाहिए क्या? कम हुआ तो बैलेंस नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी शैलेंद्र जी काफ़ी कश्मीरियत को लेकर बात कर रहे थे, उसी को लेकर मेरा जो मानना है वो ये है कि हमेशा से ये कहावत जनरली भी हम लोग कहते हैं कि जब गेहूँ पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिस जाता है। तो ऐसे में जब ये कश्मीर की घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं चिन्हित करने की जो बात निकल कर सामने आ रही है कि चिन्हित करना चाहिए, लेकिन जब हम 2 तस्वीरें देखते हैं तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वही कश्मीर जहाँ पर इस तरह की घटना होती है और वही कश्मीर जहाँ पर बचाने के लिए भी उन्हीं में से कोई उन्हीं लोगों की मदद के लिए तब तक लगा रहता है जब तक वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच जाते हैं। नहीं, शैलेंद्र जी की बात से तो इनकार कोई नहीं कर सकता, कोई उसको झुटला भी नहीं सकता है। पर होता क्या है कि जो हिंसा का जो हिस्सा होता है ना, वो वैसे ही बहुत बड़ा होता है। प्रेम बहुत छोटे छोटे उसमें, तो वो इतना बड़ी चीज़ से दिखता भी नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। तो जब आप सामूहिकता की बात कर रहे थे सर, उसमें यह है कि हिंसा का प्रतिरूप जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। जो छोटे छोटे कदम होते हैं वो इतनी बड़ी खबर ये, इसलिए सामूहिकता को जब हम देखने लगते हैं तो हमें ये दिखता है मोटे तौर पर कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेम के इसके बहुत सारे कदम हैं जो बहुत कम दिखते हैं। ये सच तो है ही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि वो घुन तो तब तक तो घुन है, इंसान पिसेगा तो वो इंसान है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई गेहूं के साथ घुन पिसता है तो इसलिए इनके साथ होना भी, कोई आप किसी मानवीय हत्या को इसलिए वाजिब नहीं ठहरा सकते क्योंकि चलो तुम भी ये थे तो इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा होना था। जो गलत है उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कानून के तहत, संविधान के तहत। लेकिन
इस तरह के तर्क मेरे तो कभी गले नहीं उतरे हैं कि भाई घुन तो चलो ठीक हो गया भाई, बाकी तो इंसान है, अगर वही घुन मैं हो जाऊंगा तो फिर वो अन्याय ही होगा, वो एक आदमी के साथ हो 10 आदमी के साथ हो। और अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है किसी के मारे जाने पर, वो भी उतना ही बड़ा अन्याय है। एक बातचीत काफ़ी हो गई हम लोगों की, और कश्मीर जो है उसको समझना, कश्मीरियत को समझना, जो मोहब्बत को समझना, हिंसा को समझना इतना आसान नहीं है। ये 30-35 मिनट आपके हमने लिए, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश यही है कि मोहब्बत का जो ताना बाना है पश्मीना की तरफ बुनिए, और पश्मीना की तरफ वो गर्माहट लाइए ज़िंदगी में। आतंक खत्म हो, आतंकवादियों का खात्मा हो, आतंकवाद को जो समर्थन कर रहे हैं उनका खात्मा हो, एक बेहतर कश्मीर बने, कश्मीरी पंडित वहाँ लौटें, उसके लिए भी वहाँ का जो स्पेस है, जो उनका स्पेस है, उनका अपना स्पेस है, वो उनको दोबारा हासिल हो, ताकि ये जो सवाल उठते हैं, जिस समाज के ऊपर सवाल उठते हैं, वो समाज अपने सशक्त रूप में जवाब दे सके कि नहीं, हम करना चाहते हैं, हमारी मंशा है, और वो देना उन्हीं को होगा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिनको आपने भगाया है उनको आप वापस भी लेके आएँ। तो ये माहौल कब बनेगा, लेकिन इंतज़ार हम करेंगे। और आप इस बीच जब कभी मौका लगे, कभी आपके शहर में पश्मीना नाटक होता रहे तो देखिए, मोहन जोशी, साजिदा साजी और तमाम अभिनेता उसमें हैं। द ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन का ये नाटक है, वो कुछ आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ जाएगा, फिर हम चर्चा करेंगे फिर किसी दिन किसी और नाटक पर। धन्यवाद। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।